वो एक प्रोजेक्ट के रूप में अगर आप गिने तो हाँ, भैया जी 100वीं फिल्म है मेरी। और ये जो फिल्म है भैया जी, मैंने इसके कुछ ट्रेलर्स देखे हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनोज बाजपेयी रियल सिनेमा से जाने जाते हैं जी। और ये जो फिल्म है इस बार मनोज बाजपेयी का अलग अवतार फिल्म बफ्स के सामने होने वाला जी, है। कोशिश हमेशा से यही रही मेरी कि हमेशा दर्शकों को एक नया रूप, नई कहानी और नया जॉनर जो है लोगों के सामने लेकर के आऊँ। नहीं, आप तो लग रहे हैं ऐसे पछाड़ के फेंक हाँ, रहे हैं लेकिन वो जो एस विजन है जो एक्शन डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बहुत रगड़ा। नहीं, आपके जैसे एक्टर के साथ उम्मीद लगाना भी बनता है, बिकॉज आप अपनी हर फिल्म के बाद दूसरे की उम्मीद बढ़ाते ही हैं। भूख है अभी तक वो भूख जिंदा है? अरे बाप रे बाप, अभी तो आग जो है ज़्यादा तेज जलनी शुरू हुई है। मेरे ख्याल से एक पिछले जन्म में कभी बहुत ज़्यादा मैंने तपस्या की थी कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो ये भैया जी कैसे बोलते हैं, बात कैसे करते हैं? भैया जी तो गांव के आदमी हैं, भैया जी गांव के हैं। वह पूरे राज्य पे एक समय पे दबदबा था उनका। अभी बिल्कुल माइल्ड आदमी हैं, पोलाइट आदमी हैं और सारे गांव वालों का ख्याल भी रखते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो वहाँ पे वो रॉबिन हुड वाला जो है वो बात आती है। तो ये फिल्म जो है मिट्टी की कहानी, ये फिल्म रिश्तों की कहानी, ये फिल्म माँ और सौतेले बेटे की कहानी है, ये फिल्म दो सौतेले भाइयों के बीच के प्रेम की कहानी है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने बेटे को हमको दे दीजिए, हम उसको लेके जाएंगे, उसको मार के उसका पार्थिव शरीर आपके चरणों में रख करके क्षमा याचना करके साष्टांग दंडवत करके वापस चले जाएंगे। तो भैया जी इस तरीके के हैं, दोनों तरफ हैं। और तीसरा जो है प्रशांत किशोर भी है। अच्छा, हाँ, प्रशांत किशोर पसंद है? नहीं, पसंद की बात नहीं है, पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं कर सकते, आचार संहिता लगी हुई है। ये आप अपने लिए लगा रहे हैं आचार संहिता, हमने नहीं लगाई है ना, आपके ऊपर कोई पाबंदी है। वो मेन स्ट्रीम सिनेमा के प्लेयर्स बहुत कम हो गए जो उस पर रूल करते थे, रूल करने लगे और वो ज़्यादा फिर बाहर के लोगों, बाहर के टैलेंट की तरफ देखते भी नहीं थे। OTT ने वो पूरा खोल दिया। ये वाली फिल्म जो है OTT पे ही देखेंगे। अच्छा, वो वाली फिल्म भैया जी टाइप की फिल्म, यार ये तो बड़े पर्दे पर देखी जा सकती है। तो अब दर्शक चूज़ कर रहा है। मेरे ख्याल से ये जो लगातार किरदारों को निभाते ये जो एक परिवर्तन आता है एक्ट्रेस में, मेरे में है। मैं बहुत मूडी हूँ मैं, कई बार जो है मैं बात ही नहीं करता हूँ। अच्छा, आपकी सीरीज पर आपकी फिल्म पे कमेंट करती हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये वाला बहुत अच्छा। मेरी वाइफ बहुत समझदार है और बहुत ही कमाल की क्रिएटिव पर्सन है वो। मेरे 100 बच्चे हैं। मैं गांधारी हूँ। गांधारी के लिए दुर्योधन दुशासन, रिपब्लिक के लिए बता दीजिए। दुर्योधन और दुशासन दोनों ही प्यारे हैं। हाँ, मैं उससे बिल्कुल भाग जाता हूँ मैं। हाँ, एकदम से भाग गए। अभी यहाँ था और अभी नहीं हूँ। कुछ ऐसा हो जाता है मेरा। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि हमेशा हम लोग आजकल पॉलिटिकल कैंपेन्स करते हैं और बहुत लोगों के बीच में जाते हैं, तो वहाँ पर भी बिहार में आप जाएं, यूपी में जाएं, मनोज बाजपेयी बहुत पॉपुलर हैं। मुझे अटल जी बहुत अच्छे लगते थे। बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं, बहुत कम एक्टर्स जो 3 दशक से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, तब भी उनकी फिल्मों का लोग इंतजार करें और वो फिल्मों की सेंचुरी भी मार दें। हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत है जिनके लोग कहते हैं इस बंदे में है दम। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारे साथ हैं मनोज बाजपेयी, द वन एंड ओनली मनोज बाजपेयी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सेलिब्रेशन टाइम है, 100th फिल्म। आपने रियलाइज किया था कि आप इस पड़ाव पर पहुंच गए? मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं कभी गिनता नहीं था। ये भैया जी का जो डायरेक्टर है अपूर्व सिंह कार्की, इसी ने सिर्फ एक बंदा काफ़ी है वही बनाई थी। तो उसने मुझे एक दिन आके बोला शूटिंग के दौरान कि शायद ये फिल्म आपकी जो है 100वीं फिल्म होने वाली, 100वां प्रोजेक्ट होने। मैंने कहा, और मैंने कभी गिना नहीं था क्योंकि अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो अगर आप एक सीरीज़ करते हैं तो एक सीरीज़ जो है कम से कम 3.5 फिल्मों के बराबर होती है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो कहीं ज़्यादा हो गए, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट के रूप में अगर आप गिने तो हाँ, भैया जी 100वीं फिल्म है मेरी। और ये जो फिल्म है भैया जी, मैंने इसके कुछ ट्रेलर्स देखे हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनोज बाजपेयी रियल सिनेमा से जाने जाते हैं जी। और ये जो फिल्म है इस बार मनोज बाजपेयी का अलग अवतार फिल्म बफ्स के सामने होने वाला है। जी, कोशिश हमेशा से यही रही मेरी कि हमेशा दर्शकों को एक नया रूप, नई कहानी और नया जॉनर जो है लोगों के सामने लेकर के आऊँ।
इससे मैं दूर रहा था। मुझे लगा था मैं ये जो है इसके लिए मैंने अपनी शारीरिक तैयारी की नहीं है, मार्शल आर्ट वगैरह जो है उस तरीके से नहीं सीखा है। नहीं, आप तो लग रहे हैं ऐसे पछाड़ के फेंक हाँ, देंगे लेकिन वो जो एस विजयन है जो एक्शन डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बहुत रगड़ा। मुझे मेरी इस उम्र में जो है उन्होंने अच्छा, खूब रगड़ाई करा दिया आपने। बहुत रगड़ाई कराई उन्होंने, और एक दिन भी शूटिंग रुकी नहीं, और 98% एक्शन उन्होंने मुझसे ही कराया। अच्छा, ज़िद्दी आदमी, उन्होंने कहा नहीं मुझे डबल चाहिए ही नहीं, मैं चाहता हूँ ऑडियंस देखे कि मनोज बाजपेयी क्या कर सकता है। एंड नहीं, ऑडियंस तो इतने सालों से देख रही है मनोज बाजपेयी क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका नया रूप निकाला है, दिस इज वंडरफुल। आई गिव इट टू द कन्विक्शन ऑफ अपूर्व सिंह कार्की एंड एस विजयंस बिलीफ इन मी कम्प्लीटली। मतलब उस आदमी का ऐसा ट्रस्ट था कि ये आदमी प्रैक्टिस करके अचीव कर लेगा। पता नहीं क्या था कि वो मुझसे जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे, बट इवेंचुअली जो दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है। नहीं, आपके जैसे एक्टर के साथ उम्मीद लगाना भी बनता है, बिकॉज आप अपनी हर फिल्म के बाद दूसरे की उम्मीद बढ़ाते ही हैं। व्हेनेवर आई सी अ मनोज बाजपेयी फिल्म, मुझे लगता है कि ये एक्टर अपनी हर फिल्म में एक्सेल करते हैं। ये आप कैसे करते हैं मनोज जी? अभी मुझे नहीं लगता भूख है, अभी तक वो भूख जिंदा है। अरे बाप रे बाप, अभी तो आग जो है ज़्यादा तेज जलनी शुरू हुई है। अच्छा, अब पता नहीं क्या है, मतलब और ये बचपन से जो आग लगी, चिंगारी मतलब लगी जब से, तब अब तो ये पूरे तरीके से मुझे इसने जो है कम्प्लीटली अपने लपेटे में ले लिया है। वो कुछ मेरे ख्याल से एक पिछले जन्म में कभी बहुत ज़्यादा मैंने तपस्या की थी कि मुझे एक्टर ही बनना है, तो भगवान ने कहा ये ले और तू अपनी सारी भूख मिटा ले। शायद कुछ ऐसा ही चल रहा है मेरे साथ में। नहीं, पर आप पिछले जन्म की बात ही करते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत और हार्डवर्क है आपका, और आप वो सालों में हमने देखा भी है। जी जी जी, ये सिर्फ कर्म की बात नहीं, ये इस जन्म के कर्म की बात है और मेहनत। जी, इस जन्म में तो इसको लोग 100% देते हैं, मैंने सब कुछ दिया है इसको इस हद तक दिया है कि मतलब आप जैसे परिवार ये सब कुछ भुला करके, सारे शौक को भुला करके सिर्फ 1 पॉइंट गोल की तरफ आप 1 एजेंडा बना करके आप चले हैं। मुझे मज़ा आता है कि लोग कहें कि अच्छा मनोज का यहाँ तक हो गया, चलो ठीक है। और जब मैं अगली बार आऊँ यहाँ तक हो गया मनोज बाजपेयी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स इन द हिंदी इंडस्ट्री टुडे। मनोज जी, आप जब एक्टिंग की बात होती तो आपकी बात होती, तो यहाँ तक हो गया, आप अपने आप को अंडरप्ले कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैं जब लोग संतुष्ट हों, फिर उसके बाद सरप्राइज देना अच्छा लगता है कि अभी संतुष्ट मत होइए, मेरे पास अभी बहुत कुछ, पिटारे में बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है देने के लिए। मैं सिर्फ डायरेक्टर और स्क्रिप्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही सामने दिखता है फिर मैं वापस से उसी जुनून के साथ लग जाता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज चॉइसेस बढ़ गई हैं, अच्छी फिल्में OTT के कारण भी बहुत सारे अच्छे ऑफर्स होते हैं सामने। जो ज़रूरत इस बात की होती है कि उन ऑफर्स में से ऐसा कुछ चूज़ करूँ जिससे लोगों का अनुभव अनोखा हो। अब उनको नया अनुभव, नए किरदार, नई कहानियाँ, और इसलिए जो है मेरे बहुत सारे डायरेक्टर्स कहते हैं कि आप कितना काम कर रहे हो। मैं कहता हूँ यार मुझे थकान नहीं हो रही है, तुम देख करके क्यों थक रहे हो। मुझे आपके डायरेक्टर्स कहते हैं या फैमिली वाले भी कहते हैं? आप तो फैमिली मैन हैं जी, तो फैमिली मैन को सिर्फ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं, घर वाले क्या कहते हैं? इतना काम कर रहे हो? घर वाले कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन करो। अच्छा, मैंने उनको बोला है कि मैं अगले साल जून के बाद स्लो डाउन करूँगा। अभी जो काम है वो सारे बैकलॉग जो है खत्म। दिस इज नॉट गुड न्यूज़ फॉर योर फैंस। भाई स्लो डाउन करेंगे? स्लो डाउन मतलब कुछ थोड़ा सा ब्रेक ले लिया आपने, थोड़ा परिवार के साथ इधर उधर घूम लिया, कुछ ज़्यादा समय दे दिया। यही स्लो डाउन का मतलब यही है। ये जो डायलॉग है कि फिल्म का ट्रेलर में जो ना कि वो ये भैया जी कौन है, ये रॉबिन हुड के भी बाप हैं, तो ये रॉबिन हुड के भी बाप वाला जो एक अवतार है, मैं चाहूंगी जरा उसकी एक झलक दे दें आप। देखिए क्या है कि वो हमारे मिट्टी की कहानी है पूरे तरीके से। देखिए आज मैं मेन स्ट्रीम में बहुत सालों से अर्बन सेटिंग वाली कहानियाँ ज़्यादा आती रही। हम कहीं ना कहीं छोटे गांव, छोटे शहर, कस्बों, वहाँ से हम वहाँ की कहानी हम नहीं लिख रहे हैं। मेन स्ट्रीम की बात जब आती है फिर हम उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करते हैं। और लेकिन मुझे लगा कि यार इसी तरीके का पूरा सेट जो टेक्निक है और जो मेन स्ट्रीम का जो पूरा फॉर्मूला है उसको एक बढ़िया कहानी के साथ हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं।
और कहानी गांव में सेट हो, कहानी छोटे शहर में सेट हो, नायक वहाँ का हो, रिश्ते वहाँ के हों, और तब हम इस तरह का मेन स्ट्रीम एक्शन। तो ये भैया जी कैसे बोलते हैं, बात कैसे करते हैं? भैया जी तो गांव के आदमी हैं, भैया जी गांव के हैं। वह पूरे राज्य पे एक समय पे दबदबा था उनका। अभी बिल्कुल माइल्ड आदमी हैं, पोलाइट आदमी हैं, और सारे गांव वालों का ख्याल भी रखते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो वहाँ पे वो रॉबिन हुड वाला जो है वो बात आती है। और किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने, लेकिन किसी ने अगर बुरा करने की कोशिश भी की तो उन्होंने पूरे ख़ानदान के साथ ख़त्म भी किया। उनका पास्ट ऐसा रहा हुआ है भैया जी का। अब भैया जी जो हैं बहुत ज़्यादा उम्र में अब जाकर के शादी हो रही है, क्योंकि ज़िम्मेदारी उन्होंने निभा ली है। बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। तो शुरू में बड़े बुजुर्ग जो हैं शादी के माहौल में मजाक भी उड़ाते हैं कि बड़ी मुश्किल से इनकी शादी हो रही है। अच्छा, तो ये भी एक रियलिस्टिक किरदार है। तो कई लोग मिलते हैं हमें। जी, बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे जो जिम्मेदारी के कारण नहीं कर पाते हैं, बहुत लेट जा करके शादी करते हैं, और वहाँ से फिल्म की कहानी शुरू होती है। तो ये फिल्म जो है मिट्टी की कहानी, ये फिल्म रिश्तों की कहानी, ये फिल्म माँ और सौतेले बेटे की कहानी है, ये फिल्म दो सौतेले भाइयों के बीच के प्रेम की कहानी है। तो इस फिल्म में, लेकिन ये फिल्म पूरी की पूरी लार्जर देन लाइफ मेन स्ट्रीम मसालेदार एक्शन फिल्म है। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, अगर कोई डायलॉग आप बोल पाएँ इस फिल्म का। एक बहुत कमाल का है कि भैया जी जो हैं जाते हैं विलेन के पास और कहते हैं, बड़ा न्यूज़ कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने बेटे को हमको दे दीजिए, हम उसको लेके जाएंगे, उसको मार के उसका पार्थिव शरीर आपके चरणों में रख करके क्षमा याचना करके साष्टांग दंडवत करके वापस चले जाएंगे। हाँ। तो भैया जी इस तरीके के हैं कि वो कहते भी हैं कि भाई मुझे तेरे से कोई झगड़ा नहीं है, तेरे बेटे ने हमारा बिगाड़ा है, तो तू अपना बेटा मुझे दे दे, है ना, उसको मार उड़ करके मैं तेरे पास छोड़ जाऊंगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये भैया जी जो शब्द है ये यूपी बिहार के लोगों के लिए आमतौर से इस्तेमाल होता है। आप तो खुद बिहार के हैं। जी, एमपी में भी इस्तेमाल होता है। हाँ, तो ये ऐसे बोलते हैं कि भाई भैया जी, भैया जी आ गए, भैया जी के पास चले, अरे भैया जी कहाँ जा रहे हैं। तो आप बिहार से आते हैं, बिहार में आपको लगता है कि एक कल्चरल रिन्यूअल हुआ है या फिर अभी भी वहाँ की संस्कृति वैसी ही है? देखिए, एग्रीकल्चरल स्टेट है ना, उसमें जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वहाँ पे उतना ज़्यादा पहुँचा नहीं ना। अगर पहुँचने की कोशिश भी की किसी दूसरे जनरेशन के थ्रू, तो वो लोगों ने उसको जो है कभी उस तरीके से अपने अंदर नहीं लिया। वो अपने रूटीन, अपने अनुशासन, अपना डिसिप्लिन, अपनी ट्रेडिशन, उसके साथ ही चलते रहे, और उस पर उनको बहुत गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। अपनी मिट्टी पे बहुत गर्व है, अपने गांव पे बहुत गर्व है। और ये जो आत्मसम्मान है, जिसके कारण जो आधुनिक कोई चीज़ अगर आती है अच्छी है तो लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वो नहीं लेते हैं, और जो कि मुझे लगता है सही है, बिल्कुल सही है। तो एक ठेठ बिहारी को क्या क्या पसंद आता है अगर मैं आपसे पूछूं? खाने में तो देखिए, अगर वो वेजिटेरियन है तो आलू परवल का भुजिया, भिंडी का भुजिया, ये मैंने भी कई जगह खाया जब बिहार में चुनाव यात्रा करते हैं। जी, तो यही खाते हैं। जी, परवल की भुजिया, आलू की भुजिया, आलू रसा वाला, है ना, लौकी, कोहड़ा, ये और कटहल, ये सब चीज़ें उनकी बहुत फेवरेट हैं। और साथ में भात और दाल। रोटी से नफरत है बिहारियों को, वो तभी खाते हैं जब डॉक्टर बोलता है रोटी खाना पड़ेगा, तो रोटी खाते हैं 2, उसके बाद कहते हैं ज़रा भात दे देना। अरे भात क्यों भाई, डॉक्टर ने मना किया। नहीं, उन्होंने कहा था रोटी खाइएगा, खाने में पहले खा लीजिएगा। नहीं, डॉक्टर ने कहा था सिर्फ रोटी खाना है। तो रोटी खा तो लिए, अब भात दे दो। मतलब दवाई तो डोज हो गया, अब दूसरा ले आओ, स्वीट डिश दे दो। तो उनको चावल दाल भात। और जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए मीट भात जो है वो ओकेजन है। मतलब मीट भात अगर आपके घर पे बुलावा है कि मीट भात खाने मान कर चलेंगे यही खिलाना, 2 दिन से भूखा रहेगा वो कि उसको मीट भात खाने जाना है। मैं वही कह रही हूँ, ये जो कनेक्ट है ना, ये क्योंकि आप बिहार से आते हैं, आप ये कनेक्ट कर पाते हैं। आप बिहार से हैं, मैं इसलिए पूछूंगी, इस वक्त देश में एक चुनाव भी चल रहा है, बिहार में आपका कोई फेवरेट नेता है जो आपको अच्छा लगता है?
आपको लगता है ये नेता है जो कि बहुत सारे नेता हैं, जैसे बहुत सारे हैं। अभी तो अब तो यंग जनरेशन आ रहा है। बिल्कुल है, यंग जनरेशन, और दोनों तरफ है। दोनों तरफ है। और तीसरा जो है प्रशांत किशोर भी है। अच्छा, हाँ, प्रशांत किशोर पसंद है आपको? नहीं, पसंद की बात नहीं है, पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं कर सकते, आचार संहिता लगी हुई है। ये आप अपने लिए लगा रहे हैं आचार संहिता, हमने नहीं लगाई है ना, आपके ऊपर कोई पाबंदी है, या आपने अपने ऊपर लगा दी कि बोलना ना पड़े। तो अच्छी बात क्या है कि जो यंग जनरेशन है उसकी बहुत ज़रूरत थी बिहार को, और वो नए तरीके से अपनी बिहार को देख रहा है। और इसमें कई सारे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग यंग लोग इसमें काफ़ी एक्टिव हैं, विच इज़ गुड थिंग। लेट्स सी कि हमें वो निराश न करें। तो आपने जिक्र किया, मैं बहुत जल्दी से पूछ लूंगी, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? आपको लगता है कि बिहार का जिम्मा संभाल अच्छे, बढ़िया जिम्मा संभाल सकते हैं बिहार? पता नहीं, मुझे क्या पता। मैं तो वोटर हूँ। पॉलिटिकल बात करने से बच रहे हैं आप? नहीं, वोटर हूँ मैं। देखिए, चुनाव का माहौल है, मैं वोटर हूँ। मेरी बात से कहीं से भी आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं किस पार्टी को वोट देने वाला हूँ। हाँ। है ना? और नीतीश कुमार जो संभाल रहे हैं जिम्मा भी बिहार, भैया एकदम देखिए, नीतीश बाबू तो कितने साल रहे वहाँ पे, तो वो भी उन्होंने बदला है बिहार को। तो ये तो आप बताइए। आप भी तो वोटर हैं। नहीं, मैं वोटर मुंबई में हूँ। आप समझे? अब आप मुंबई के वोटर हो गए, पहले आप बिहार के वोटर थे। मैं एक चीज़ पूछूंगी कि आप जब ये OTT का डॉन हुआ और ये OTT प्लेटफॉर्म आया, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको OTT के माध्यम से काम भी मिलने लगा। आपको लगता है OTT एक आज के समय में मेन स्ट्रीम सिनेमा से ज़्यादा ज़रूरी हो गया और ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टर्स के लिए? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हुआ क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा सारे टैलेंट के साथ में, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, या फिर डायरेक्टर्स हो या एक्टर्स हो, उनको कंज्यूम नहीं कर पाए। वो मेन स्ट्रीम सिनेमा के प्लेयर्स बहुत कम हो गए जो उस पर रूल करने लगे, और वो ज़्यादा फिर बाहर के लोगों, बाहर के टैलेंट की तरफ देखते भी नहीं थे। OTT ने वो पूरा खोल दिया। उसने आज इस समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इतने सारे एडिटर, इतने सारे डायरेक्टर्स, इतने सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, ये एक्टर्स और टैलेंटेड वन जिनको काम मिला है, जिनकी एक अच्छी लाइफस्टाइल दी है OTT ने, और इसका प्रभाव ये पड़ा है कि दर्शकों को एक नए तरीके का पूल ऑफ टैलेंट देखने को मिला, और बात समझ में आई कि यार ये कहानी भी ये भी कहानी है, और ये भी एक्टर्स हैं, और ये भी डायरेक्टर है, तो हम ये वाली फिल्म जो है OTT पे ही देखेंगे। अच्छा, वो वाली फिल्म भैया जी टाइप की फिल्म, यार ये तो बड़े पर्दे पर देखी जा सकती है। तो अब दर्शक चूज़ कर रहा है कि कौन सी फिल्म वो OTT पे देखेगा, कौन सी फिल्म वो बड़े पर्दे पे देखेगा। जब मेरी फिल्म बंदा आई थी तो दर्शक चिल्ला पड़े कि हमें ये फिल्म थिएटर में देखनी है। OTT प्लेटफॉर्म कभी भी अलाउ नहीं करता है कि किसी अपनी फिल्म को वो भेज दे थिएटर रिलीज़ के लिए, उनका रूल है। लेकिन ZEE5 ने जाने दिया, उसने कहा सिंबॉलिक रिलीज़ कर लो, क्योंकि दर्शकों की इतनी भारी डिमांड है। तो हमको मजबूरन थिएटर में लेके आना पड़ा कि भाई देखो हमने कर दिया, एक सिंबॉलिक रिलीज़ दिया हमने। तो ये ताकत है दर्शक की, कि दर्शक अब चूज़ कर रहा है और वो कह रहा है कि नहीं, इस हफ्ते में जो फिल्में लगी हूँ मैं नहीं देखूँगा, OTT पे ये चीज़ है ये मैं देखूँगा। हाँ, अगले हफ्ते में जो थिएटर में आ रही है वो देखने जा सकते हैं हम लोग। वो भी अपने पैसा कहाँ देख रहा है कि कहाँ खर्च करूँगा, कहाँ नहीं करूँगा। एक बहुत बड़ा नहीं, आजकल OTT के स्टार्स तो बहुत व्यस्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। और हम जो लोग देखते हैं सीरीज़, वो जानते हैं कि कई एक्टर्स जो कि बड़े पर्दे के एक्टर्स के जितनी ही शोहरत हासिल कर चुके हैं। क्योंकि आपने एक सीरीज़ की जो बहुत पॉपुलर भी है, फैमिली मैन, इसके अलावा कई ऐसे किरदार हैं जो मनोज बाजपेयी के लिए कल्ट किरदार बन गए। तो मतलब जब आप अपनी, क्योंकि हम 100वीं फिल्म है आपकी भैया जी, जब आप देखते हैं, व्हेन यू लुक बैक, आपको ऐसा कौन सा किरदार आपको लगता है कि ये जो किरदार मैंने किया, मतलब मैंने अपने आप को एक्सेल किया, या फिर आप उस बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ पे मुझे ये लगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो सबसे चैलेंजिंग मुझे लगा वो था किलर सूप में वो
3 रोल करना मेरे लिए। किलर सूप जो नेटफ्लिक्स पे है, किलर सूप जो सीरीज़ थी, आप समझो कि एक रोल मैं सुबह करता था, फिर दोपहर में दूसरा रोल करता था और शाम को तीसरा रोल करता था। फिर वापस आकर के आप सोइए और 1.5 घंटे का सफ़र करके वापस शूटिंग में पहुँचिए, फिर आप जो है तीनों रोल ऐसे ही चलते थे, या 2 रोल तो कम से कम चलते ही चलते थे हमेशा। 3 रोल को एक साथ क्रिएट करना और उसकी कंसिस्टेंसी को, उसका ग्राफ को मेंटेन करना और तीनों को ऐसा अलग बनाना कि तीनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं, लेकिन चेहरा उनका जो है मिलता जुलता है। तो ये मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में ऐसी चुनौती मेरे पास में कभी नहीं आई। मुझे लगता है कि आपके जितने भी किरदार हैं वो शायद जो एक्टिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ना वो मास्टरपीसेस जैसे होते हैं कि इनसे सीखा जाए कि कैसे एक किरदार को इनैक्ट करके पर्दे पर उतारा जाता है। लेकिन क्या इन किरदारों का थोड़ा हैंगओवर भी होता है मनोज जी? पता नहीं, हो सकता है क्योंकि कई बार ये किरदार काफ़ी हैवी हो जाते होंगे एक एक्टर के लिए। अब मैं भीखू मात्रे से शुरू करूं, सरदार खान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनका इम्पैक्ट होता है और बहुत सारे सीरियस एक्टर कहते भी हैं। एक आध बार मैंने महसूस भी किया है कि उसका असर मेरे ऊपर हुआ और बड़े ज़्यादा तौर पे हुआ था, फिज़िकली भी हुआ। लेकिन बहुत सारे किरदार का पता नहीं चलता है कि उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन करने वाला तो एक ही आदमी है। उसके पीछे क्या क्या ज़ख्म जो हैं लग रहे हैं उसको, वो ज़ख्म उसके बारे में भले ही उसको कॉन्शियसली नहीं पता चल रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उस दिमाग के साथ में। शायद इसीलिए एक्टर एक समय में बिल्कुल अकेला रहता है, वो किसी से बात नहीं करता है, थोड़ा मूडी हो जाता है। मेरे ख्याल से ये जो लगातार किरदारों को निभाते ये जो एक परिवर्तन आता है एक्ट्रेस में, मेरे में है। मैं बहुत मूडी हूँ मैं। कई बार जो है मैं बात ही नहीं करता हूँ, एक कोने में चला जाता हूँ और चुपचाप रहता हूँ। घर में तो खैर मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है। अच्छा। मेरी पत्नी है, हम लोग 20 साल की शादी है 20 साल की शादी में तो ऐसे समझ जाते हैं। वो अपना OTT कुछ देख रही होती है, मैं अपना कुछ पढ़ रहा होता हूँ या कुछ देख रहा होता हूँ। अच्छा, आपकी सीरीज पर, आपकी फिल्म पे कमेंट करती हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये वाला बहुत अच्छा। मेरी वाइफ बहुत समझदार है और बहुत ही कमाल की क्रिएटिव पर्सन है वो, तो वोरेशियस रीडर हैं और इतनी मतलब OTT जंकी जिसको कह सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्री से लेकर के दुनिया भर की। और वाह, तो आपको तो सारा फीडबैक घर में मिलता होगा? बहुत ही सख्त मिलता है। हाँ। मतलब सख्त तो मिलता है, मतलब रिपोर्ट कार्ड में नंबर कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं? नहीं, ज़्यादा भी आते हैं। हाँ। और जहाँ पे कम आने हैं वहाँ पे कम आ भी जाते हैं, और जब कम मार्क्स देती हैं तो सीधा 0 पे पहुँचा देती हैं ये मनोज बाजपेयी के सने नहीं हो सकता कि 0 मिले आपको किसी परफॉर्मेंस में। ऐसी कोई परफॉर्मेंस है जिस पे उन्होंने आपको बहुत सुनाया हो? कि नहीं, बहुत सुनाती हैं वो। बहुत सारी एक आध फिल्में उन्होंने मेरी उतार दी थी, और वो बुरी फिल्में भी थी। तो उन्होंने कहा था कि यार ऐसा क्या, मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये फिल्म किया तुमने, शर्मिंदगी हुई वहाँ बैठ के थिएटर में, है ना, मत किया करो, डोंट एम्बैरस मी विद दिस काइंड ऑफ फिल्म। सोच लीजिए आप, मनोज बाजपेयी को जैसे एक्टर को भी ये सुनना पड़ता है, तो घर वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बेटी क्या कहती है? आपने उसका जिक्र किया, उसके लिए व्हिच इज योर फेवरेट फिल्म? मैंने उसको पूछा, तुमको मेरी कुछ फिल्में देखी, तुमने सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? उसने कहा, पापा, आई हैव सीन बंदा 3 times, दैट मीन्स आई हैव लव्ड बंदा अ लॉट। सेकेंड इज़ फैमिली मैन। मैंने कहा, एंड थर्ड इज़ गुलमोहर। मैंने कहा, ओके, एंड जोरम? नो, आई डिडंट लाइक इट। व्हाई? इट मेड मी क्राई। तो उसने, जोरम ने उसको बहुत डिस्टर्ब किया था। जोरम है भी डिस्टर्बिंग फिल्म। हाँ। और ये जो सेम टीम है आपकी, जो बंदे में है दम जैसी फिल्म आने के बाद जिन लोगों ने वो देखी है, वो सेम टीम अब ये भैया जी लेकर आ रही है जी, राइटर डायरेक्टर। तो ये कम्प्लीटली, और ये बहुत अलग अलग फिल्म हैं दोनों, बिल्कुल जॉनर भी अलग है जी। राइटर डायरेक्टर मैं, प्लस इसमें जो एडिटर है वो भी सेम है, साउंड डिज़ाइनर वो भी सेम है, बैकग्राउंड म्यूज़िक डायरेक्टर सेम है, प्रोड्यूसर्स मेरी कंपनी भी है और ओसवाल भी हैं, साथ साथ विनोद भानुशाली भी हैं जिन्होंने बंदा प्रोड्यूस किया था। हाँ, तो क्या है, कंफर्ट जोन होता है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत काम करता है कि यू अंडरस्टैंड मी, आई अंडरस्टैंड यू, सो लेट्स गो अहेड एंड डू वन मोर थिंग टुगेदर, है ना। और हम लोग एक लीप ले रहे थे भैया जी के साथ में, तो इस ज़रूरी था
कि सब लोग हमें जानते हों, हमारे पैशन को जानते हों, और वो सब लोग साथ में मिल करके एक ही गोल की तरफ बढ़े हम लोग। तो उसी टीम को लेके आना बहुत ज़रूरी था। मनोज जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स। आई वांट, मतलब मेरे, क्योंकि आपके जो फैंस हैं वो तो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्योंकि समय के साथ एक एक्टर भी इवॉल्व होता है और एक व्यक्ति भी इवॉल्व होता है, तो इतने समय के बाद आज, और ये हम थोड़ा सा रैपिड फायर में करेंगे, मनोज वाजपेयी के लिए उनकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म, अपनी फिल्म। मेरी बताना बहुत मुश्किल है, मेरे 100 बच्चे हैं। मैं गांधारी हूँ। गांधारी के लिए दुर्योधन दुशासन, रिपब्लिक के लिए बता दीजिए। दुर्योधन और दुशासन दोनों ही प्यारे हैं। नहीं, बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दर्शकों का फेवरेट जो है ना, वो ज़रूरी है कि वो मैं उसके साथ जाऊँ। लेकिन कुछ एक संतान जो बहुत अच्छे बड़े काबिल थे, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, जैसे बुधिया सिंह है जो नेटफ्लिक्स पे है। आप ज़रूर देखिएगा, अपने बच्चे को दिखाइएगा, नेटफ्लिक्स पे है, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस है मेरी। गली गुलियाँ जो कि प्राइम वीडियो पे है, वो मेरी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, जिसमें मैंने अपने आप को जलाया है। या भोसले जो सोनी लिव पे, तो बहुत सारी फिल्में हैं जिसका मैं कह सकता हूँ कि, और मेरे ज़िंदगी का एक सत्य ये भी है कि मैंने इतनी सारी अच्छी फिल्में की, इंडिपेंडेंट फिल्में की, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा किया। बहुत सारी फिल्मों तक दर्शक नहीं जा पाए, शायद उनकी अवेयरनेस उन तक नहीं पहुंची, लेकिन वो सारी फिल्मों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कमाया। और अब बहुत से लोग उनको OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी देख रहे हैं। हाँ, वो देख रहे हैं, ये देखे जाए, वापस से देख रहे हैं। और ये जो जनरेशन है जो अभी के समय में 22-23 साल का है, तो मैं बहुत सारे आपके ही फ्रेटर्निटी के यंग लोगों से मैं मिल रहा हूँ। एंड देन आई रियलाइज़ कि ना सिर्फ वो लोग मेरी फिल्में जा कर के एक्सप्लोर कर रहे हैं, बल्कि वो मेरे इंटरव्यूज़ भी देख रहे हैं। सो विच मेड मी फील वेरी गुड कि दे आर ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ R&D on मनोज वाजपेयी। एग्जैक्टली, which is such a flattering thing for me. नहीं, बट आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप जिस कैलिबर के एक्टर हैं, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, क्योंकि जो लोग आपकी मूवीज़ देखते हैं और जो आपके फैंस हैं, मुझे लगता है दे नो व्हाट मनोज वाजपेयी इज। तो मेरा उससे दूसरा क्वेश्चन है, ऑल टाइम फेवरेट जो मनोज वाजपेयी की नहीं है फिल्म, लेकिन जो आपको देख के इंस्पायर करे। मैं हिंदुस्तान से ही बताऊँगा। हिंदुस्तान से 2-3 फिल्में, मुझे मुग़ल आज़म मैं कभी भी देख सकता हूँ। हाँ। पता नहीं क्यों, मैं मुग़ल आज़म देवदास दिलीप साहब की किसी समय भी देख सकता हूँ। कमाल की का क्राफ्ट दिलीप साहब का और मोतीलाल साहब का। मैं आपको श्याम बेनेगल साहब की मंथन। और वो फिल्म कौन सी है जिससे मनोज वाजपेयी को लगा मुझे भी एक्टर बनना है? वो फिल्म थी जंजीर। अरे वाह, क्योंकि वो उस समय होश था, मतलब उस समय का याद आता है मुझे। उसके बाद जंजीर कभी देखी नहीं मैंने, क्योंकि मैं चाहता था कि वही मेमोरी जंजीर की मेरे दिमाग में रहे, वो करप्ट ना हो। तो जंजीर उसके बाद कभी नहीं देखी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और बच्चन साहब को देख करके मुझे लगा कि यार मुझे भी कि यार मैं भी इस मैजिकल दुनिया का पार्ट बनना चाहता हूँ। और आज आप हैं। और कंटेम्प्रेरी एक्टर्स में who do you think is the best आजकल? I mean, one who passed away very sadly, Irfan. I just loved him. KK Menon. I love and adore Nawazuddin. I love him. I think he's an amazing actor. पंकज है, या फिर विजय वर्मा है, आपको अहलावत है, जयदीप अहलावत, गुलशन देवैया, राजकुमार राव, बहुत सारे हैं, कितने, प्रतीक गांधी है, कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स आजकल बिजी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तीनों खान में से आपको कोई पसंद? सभी पसंद है, स्टार लोग हैं, बड़े लोग हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छे वेरिड। मनोज वाजपेयी का फेवरेट पास टाइम? फेवरेट पास टाइम? हाँ, जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं क्या करना पसंद करते हैं? मेरा फेवरेट पास टाइम, मैं थोड़ा सा मतलब नुक्कड़, बिहारी आदमी हूँ, गाँव का आदमीहूँ, गप्पे मारना बहुत पसंद है मुझे। तो ये तो बहुत अच्छा, ये पास टाइम तो आप फिल्म के सेट पे भी कर सकते हैं। हाँ, मैं करता हूँ, वहाँ भी करता हूँ। मैं वहाँ पे मीट भात बनाता हूँ, सबको खिलाता हूँ जी, सबको खिलाता हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मीट भात बना करके दोस्तों को या यूनिट को खिलाना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, आपके फेवरेट नेता कौन है कंटेम्प्रेरी, अगर मैं आपसे पूछूँ, क्योंकि बिहारी लोग बहुत पॉलिटिकली साउंड होते हैं?
देखिए अभी नहीं बात फिर करते, नहीं करेंगे। बहुत मतलब परेशानी हो जाती है, इसलिए इसको रहने ही देते हैं। आप बार बार पॉलिटिकल सवाल से बचते हैं। हाँ, उससे मैं बिल्कुल भाग जाता हूँ मैं। हाँ, एकदम से भाग गए। अभी यहाँ था अभी नहीं हूँ। कुछ ऐसा हो जाता है मेरा। अच्छा नहीं, मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि हमेशा हम लोग आजकल पॉलिटिकल कैंपेन्स करते हैं और बहुत लोगों के बीच में जाते हैं, तो वहाँ पर भी बिहार में आप जाएं, यूपी में जाएं, मनोज वाजपेयी बहुत पॉपुलर है। मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग जाते हैं तो लोग आपका मुझे अटल जी बहुत अच्छे लगते थे। और आप ये मत कहिएगा कि अभी तो अटल जी नहीं रहे तो आप उनकी मैं, क्योंकि अटल जी के अंदर में एक बात थी जो कि सारे नेताओं में होनी चाहिए। अटल जी का जो साहित्य के प्रति रुझान और खुद एक कवि होना, खुद कला के बारे में एक रुचि रखना, एक पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी जो उनकी थी वो मेरे ख्याल से हर नेता की होनी चाहिए, तभी वो सौम्यता आती है। तो नेता का सौम्य होना बहुत ज़रूरी है। और एक्टर की क्या खूबी है जो ज़रूरी है? एक्टर की खूबी ये है कि वो ये बिल्कुल ना समझे कि एक्टिंग जो है सिर्फ ग्लैमर है। एक्टिंग एक क्राफ्ट है, एक्टिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है। और उसको करने के बाद वो कतई ना सोचे कि उसने कोई रॉकेट साइंस का इजाद किया है। वो उतना ही रियल रहे, उतना ही जड़ों से जुड़ा रहे, क्योंकि एक्टिंग और एक्सपीरियंस, एक्टिंग और रियल लाइफ जुदा नहीं है। मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से बात बोली है कि एक्टर रियल रहे, मनोज वाजपेयी इज एज रियल एज इट गेट्स। मतलब आपको मिलकर भी लगता है और आपकी फिल्मों को देखकर लगता है कि इससे ज़्यादा जो सच्ची तस्वीर है वो नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच, आप समय दिया। और मुझे लगता है कि भैया जी कहूँ, सरदार खान कहूँ, भिकू मात्रे कहूँ, इतने नाम हैं आपके, लेकिन मनोज वाजपेयी एक्सेल्स इन ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, सच अ लवली टॉक। थैंक यू सो मच।